एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 साइंस की 500 क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे शुरू की थी। आज इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं और आज इस सीरीज का है डे 5, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसमें से 20 क्वेश्चन आप लोगों के कंटेंट के होंगे और 20 क्वेश्चन यहाँ पे पेडागोजी के होंगे। अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस सीरीज में जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ साइंस का कंटेंट और प्रीवियस ईयर सीरीज यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। जो कंटेंट का सीरीज है ये आप लोगों की टॉपिक वाइज सीरीज आप लोगों को मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यहाँ पे मिलती है, जिसमें आप देखेंगे कि 10+ सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, 10+ सेशन आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं। इस सीरीज के साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप लोगों की रिकॉर्डेड मैनर में इवनिंग में क्लासेस अपलोड होती है, जिसका लिंक मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ जैसा कि आप यहाँ पे 500 क्वेश्चंस का ये प्रीवियस ईयर सीरीज यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें मैं डे वाइज आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के, 20 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो पेडागोजी पूछे जाते हैं वो होते हैं। आई होप ये सीरीज आप स्टार्टिंग से यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से इस सीरीज को देखिए ताकि आपकी ओवरऑल यहाँ पे तैयारी हो सके। अब चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और डे 5 को हम यहाँ पे कवर करते हैं। आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं और आज के सेशन में भी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करूँगी। ये जो 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं ये साइंस कंटेंट और साइंस पेडागोजी के यहाँ पे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो है हम लोगों के सामने, एक्स एक ऐसा प्लांट है जो कि ऑटोट्रॉप के साथ साथ हेटरोट्रॉप भी है, यानी कि एक्स कोई पौधा है जो कि शवपोषी के साथ साथ विषमपोषी भी है। आपको पहचानना है कि इनमें से एक्स क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे पिचर प्लांट दे रखा है, सेकंड ऑप्शन एल्गी है और एल्गी तो आपका ऑटोट्रॉप होता है, यानी कि यहाँ पे शवपोषी होता है। इसके अलावा कैस्कटा यानी कि अमरबेल की बात करें तो ये पैरासाइट होता है जो कि दूसरों से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। इसके अलावा फंगी की अगर हम बात करें, कवक की बात करें तो ये आपके सेप्रोट्रॉप होते हैं जो कि डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पहला जो ऑप्शन था पिचर पादप यानी कि पिचर प्लांट जो है ये आपका क्या है, ये ऑटोट्रॉप भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉप भी होते हैं, ये शवपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है जेड एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जेड एक ऐसा यहाँ पे सूक्ष्म जीव है जो कि मानव और अन्य जंतुओं के आहार नाल में होता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल के यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेशन करता है, यानी कि भोजन के पाचन में कार्य करता है, सहायक होता है। तो आपको पहचानना है जेड क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है बैक्टीरिया, इसके अलावा वायरस, इसके अलावा एल्गी और फंगी। तो देखिए एल्गी और फंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, और वायरस से ही कई बार हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। तो डाइजेशन में हेल्प जो करता है वह होता है यहाँ पे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, जो कि हम लोगों के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ह्यूमन बीइंग और साथ ही साथ अदर एनिमल के ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रेजेंट होते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 अगर हम देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोगों को यहाँ पे बोल रखा है देयर आर मेनी स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग वूल फ्रॉम शिप, यानी कि अगर आप यहाँ पे भेड़ से ऊन को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अलग अलग स्टेप जो है यहाँ पे करने होंगे, आपको इसका सीक्वेंस जो है यहाँ पे बताना है। अब देखिए ये चैप्टर मैंने अभी आप लोगों के साथ कंटेंट वाले सेशन में अभी कवर नहीं किया, बट जब मैं कंटेंट वाला सेशन कवर करूँगी तो मैं वहाँ पे आपके साथ पिक्चर डायग्राम के साथ ये चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम इसके स्टेप्स की यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको इतनी चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको ऊन बनाना है, और ऊन बनाने के लिए आप सबसे पहले बुनाई तो करेंगे नहीं, तो बुनाई सबसे लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो सभी ऑप्शन में आपको बुनाई जो है सबसे लास्ट में दे रखा है, और बुनाई करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको यहाँ धागा चाहिए होता है। तो धागा जो है इससे जस्ट पहले होना चाहिए। तो जो आप लोगों को यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले और दूसरा ऑप्शन में दे रखा है, बाकी सारे ऑप्शन में आपको धागा बाद में दे रखा है। तो ये दोनों ऑप्शन तो इस तरीके से एलिमिनेट हो गए। तो अगर आप यहाँ पर जो ऊन बना रहे हैं तो ऊन बनाने के लिए यहाँ पे बुनाई करेंगे, और बुनाई के लिए धागा चाहिए, और धागा कैसा होना चाहिए, धागे में रंगाई होनी चाहिए, यानी कि कलर होना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी भी आपके ए और बी ऑप्शन तो यहाँ पे चल रहे हैं।
अब इसके अलावा अगर हम ऊन कटाई की बात करें तो ऊन कटाई तो हम लोगों को पहले करनी होगी, यानी कि भेड़ से हमें ऊन को काट के पहले रखना होगा, तभी तो हम उसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अगर हम ए और बी ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन का सीक्वेंस यहाँ पे सही बैठेगा बी ऑप्शन के कंपैरिजन। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34 अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों को टाइप ऑफ जॉइंट और एक साइड ये बता रखा है कि ये जॉइंट कहाँ कहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, डी ऑप्शन जो कि है आपका फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट जो होता है जो चीज़ आपकी हिल नहीं सकती, जैसे कि जबड़ा हो गया जो कि आपका हिल नहीं सकता, तो यहाँ पर डी का क्या होना चाहिए, डी का यहाँ पे सेकंड होना चाहिए। तो देखिए यहीं से ही हम लोगों को जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, एक बॉल होती है और उसमें सॉकेट लगा होता है जो कि मूव कर सकता है, जैसे कि हमारे आर्म्स और शोल्डर जो होते हैं वो आपके बॉल और सॉकेट जॉइंट यहाँ पे दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हिंग जॉइंट की अगर हम बात करें तो हिंग जॉइंट जो होता है ये हमारी एल्बो में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि कोहनी में। तो अगर आप कोहनी को देखेंगे तो कोहनी को भी आप पूरी तरीके से 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आपको कौन सा ऑप्शन मिल रही है, ये सभी चीज़ें आपको पहले ऑप्शन में मिल रही हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों से पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि नीचे दिए गए कथनों में से आपको सही कथन जो है ये पहचानना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के सभी स्टेटमेंट में देखें तो हर स्टेटमेंट में यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग की बात की गई है। और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है ये किसकी बॉडी में होता है, फीमेल की बॉडी में होता है। और फीमेल की बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वे आपके एक्स एक्स का पेयर आपका कहलाता है। अब क्योंकि यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग की बात की गई है, अनफर्टिलाइज एग में पूरे 23 पेयर नहीं होते, ना ही 22 पेयर होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग की बात करें, स्पेसिफिकली एग की, तो उसमें सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। अब पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें अनफर्टिलाइज एग में एक क्रोमोसोम होता है, ये बोल रखा है। अब देखिए एक क्रोमोसोम तो एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, तो ये स्पेसिफाई नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। अनफर्टिलाइज एग में एक एक्स क्रोमोसोम होता है जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम बोलते हो। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे बोल रखा है एक्स और वाई आपके ऐसे एलिमेंट है जो कि हाईली रिएक्टिव है, यानी कि ऐसे आपके ये एलिमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है और ये वायु के साथ भी ये अभिक्रिया दिखा देते हैं। और इन्हें हम यहाँ पे किस में स्टोर करते हैं, इन्हें हम यहाँ पे केरोसिन की बोतल में स्टोर करते हैं। आपको पहचानना है कि एक्स और वाई यहाँ पे क्या है। तो अगर आप यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज का सीक्वेंस भी देखें तो सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम। और ये दोनों ही एलिमेंट इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको हम यहाँ पे केरोसिन बॉटल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, अदरवाइज ये आग पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट पेयर बैठेगा वो बैठेगा सोडियम और पोटेशियम का, जो कि आपको सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे एक्स एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, एक्स एक ऐसा यहाँ पे संश्लेषित रेशा है जो कि वूल से रिजेम्बलेंस रखता है, और यहाँ पे हम इसे सॉल बनाने में, स्वेटर बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में यूज़ करते हैं। तो एक्स यहाँ पे क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं ये सभी आपके सिंथेटिक फाइबर हैं, जिसमें से रायन जो होता है इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सिल्क से रिजेंबल रखता है। इसके अलावा ये जो एक्रेलिक होता है इसे एक तरीके से आर्टिफिशियल वूल बोला जाता है। और कई बारी जहाँ पर हम एक्चुअल में जो नेचुरल वूल है वो यूज़ नहीं कर पाते, उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर हम यहाँ पे एक्रेलिक को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी कई सारी प्रॉपर्टी वूल से यानी कि ऊन से ये मिलता जुलता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्रेलिक। और अगर हमें सिल्क का पूछा जाता तो मैं यहाँ पे आंसर देती रायन। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 जो है, 38 में हम लोगों को क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिस्थिति हैं जिनमें आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते, यानी कि वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जब कभी भी इलेक्ट्रिकल फायर होता है तब हमें वाटर को यूज़ नहीं करना, उससे क्या होगा, वहाँ पर आग और ज़्यादा भड़क सकती है। तो एक तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के जलने में हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा बर्निंग ऑफ पेट्रोल, कभी भी पेट्रोल से अगर आग लगी है तो भी हम पानी
पानी को यूज़ नहीं करते, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही होगा। और बर्निंग ऑफ पेपर यानी कि यहाँ पे लकड़ी के जलने और कागज़ के जलने में आप पानी का प्रयोग कर सकते हो, जबकि कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल वायर या फिर पेट्रोल से लगी हुई आग है तो उसमें हम यहाँ पर पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, वो और ज़्यादा उस चीज़ को भड़का देती है। इस क्वेश्चन का बी जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सही बैठेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन से जो डेटा है, मतलब इनमें से किसके अंदर यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज यानी कि जो संकट में आने वाली ऐसी प्रजाति है उनकी जनसंख्या का स्टेटस हमें किससे मिलता है। तो देखिए इसमें ग्रीन ब्राउन और ग्रीन ब्राउन और वाइट डेटा बुक ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को साइंस में एक बुक या फिर एक रिकॉर्ड बुक हमें दी जाती है जिसको हम रेड डेटा बुक के नाम से जानते हैं, जिसमें ऐसे स्पीसीज, ऐसे प्रजाति जो कि अभी संकट में है, जो कि अभी विलुप्त हो सकती हैं, इंडेंजर स्पीसीज का रिकॉर्ड हम रेड डेटा बुक के अंदर रखते हैं। क्लास 8 की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में इजीली ये चीज़ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है कि एक मेटल है पी जो कि डिस्प्लेस कर देता है वाई को उसके सॉल्ट से। तो पी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे क्यू से, क्योंकि वो हटा पा रहा है, बट कैन नॉट डिस्प्लेस मेटल आर, पर आर को वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो आर इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी। और यहाँ पे हमें पूछ रखा है आइडेंटिफाई द लीस्ट रिएक्टिव, तो इनमें सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, जो सबसे पीछे, और सबसे पीछे क्या है, क्यू। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रखा है कि श्यामा इज स्टैंडिंग 1 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर। श्यामा जो है 1 मीटर दूर समतल दर्पण के सामने खड़ी है एंड इज ऑब्जर्विंग हर इमेज, और वो अपना प्रतिबिंब जो है वो देख रही है। और उसके बाद उसने क्या किया, शी टेक 2 स्टेप बैकवर्ड, तो वो 2 स्टेप यहाँ पे बैकवर्ड गई, तो उसकी इमेज जो है वो किस जगह पे या कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर होता है, जो समतल दर्पण होता है, उसमें आप जहाँ पर खड़े होते हो, जितना दूर आप खड़े रहते हो उतनी दूर आपकी इमेज बनती है, और अगर आप दर्पण से दूर चले जाओगे तो इमेज भी आपकी दूर चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है उसमें बोल रखा है द इमेज इंक्रीज इन साइज बट सेम डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस वाइज सेम रहेगी पर बड़ी हो जाएगी। पर वो जो श्यामा है वो तो पीछे गई, तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, साइज तो वही रहेगा ना जो श्यामा का है, क्योंकि वो लंबी छोटी थोड़ी हुई है, वो तो दूर गई है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि इमेज का साइज सेम रहेगा, यानी कि साइज तो समान रहेगा, पर जो दूरी है यानी कि दर्पण से उसकी दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि दर्पण से दूर चला जाएगा, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पर वो उसका साइज सेम रहेगा पर इमेज वो मिरर से पास आ जाएगी। अगर वो मिरर से दूर गई है, दर्पण से दूर गई है, तो इमेज भी तो दूर जाएगी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि इमेज जो है वो सेम साइज का रहेगा बट वो काफ़ी दूर निकल जाएगी दर्पण से, तो ये भी यहाँ पे गलत है। जितना दूर वो गई है उतनी दूर उसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें बोल रखा है कि एक ग्रीन क्यूब है जिसका साइड आपको दे रखा है, एक लाल क्यूब है इसका साइड दे रखा है, और एक येलो क्यूब है इसका साइड दे रखा है। इसको एक फ्लैट टेबल के ऊपर इन सभी को यहाँ पे रखा गया। अब इसमें ये पूछ रखा है कि इन सभी में किसमें ज़्यादा फोर्स जो है वो प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर आपको इतना तो पता चल गया कि सब में यहाँ पर फोर्स जो है वो बराबर लगेगा, क्योंकि एक ही फ्लैट टेबल में, बट प्रेशर किस में ज़्यादा लगेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जिसका एरिया जो होगा ज़्यादा होगा उस पर प्रेशर कम लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर और एरिया जो होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे है येलो क्यूब का, उसके बाद लाल वाले क्यूब का एरिया, और एरिया सबसे कम किसका है, एरिया सबसे कम है यहाँ पे ग्रीन क्यूब का।
क्योंकि एरिया सबसे कम है ग्रीन क्यूब का, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा लगेगा ग्रीन क्यूब पे। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्या बोला मैंने? जिसका यहाँ पे एरिया कम उसका प्रेशर ज़्यादा। आप देखिए ये है आपका 0.25, ये है 0.35, ये है 0.5। तो आप मुझे बताइए कि इसमें एरिया सबसे कम किसका है? एरिया सबसे कम है यहाँ पे ग्रीन क्यूब का, और ग्रीन पासे का जो घन है वो सबसे कम है। इस वजह से यहाँ पर प्रेशर जो है, बल जो है, द्रव्यमान जो है, यहाँ पे सॉरी प्रेशर जो है, यहाँ पे दाब किस में ज़्यादा लगेगा? ये ग्रीन क्यूब में लगेगा, हरे घन में लगेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए ऑप्शन। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के साथ साउंड चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर लिया है, और अगर आप लोगों ने कंटेंट वाला सेशन देखा है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और अगर आपको बिना कंटेंट वाला सेशन देखे भी ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर दीजिए। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है तो इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए आप कंटेंट की जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, सीटेट साइंस पेपर 2 करके। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है क्वेश्चन नंबर 43। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस लिक्विड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इनमें से कौन से लिक्विड गुड कंडक्टर होंगे? तो यहाँ पर अगर हम देखें गुड कंडक्टर की बात बोली गई है। यहाँ आप लोगों को सबसे पहले देखिएगा कि लेमन जूस जो है एक गुड कंडक्टर होता है, पर यहाँ पर जो हम लोगों का वेजिटेबल ऑयल है ये गुड कंडक्टर नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट गया। इसके अलावा नेक्स्ट में अगर हम देखें तो डिस्टिल वाटर भी गुड कंडक्टर नहीं होता, तो ये ऑप्शन कट गया। और लास्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है ये गुड कंडक्टर नहीं है। यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा एक होगा आपका टैप वाटर। इसके अलावा विनेगर यानी कि सिरका और नींबू का जूस, ये तीनों कॉम्बिनेशन आपके गुड कंडक्टर होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि विद्युत के अच्छे चालक ये कहलाएंगे। इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 45 हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 45 में हम लोगों को पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेस फिजिकल चेंज, यानी कि इनमें से कौन से भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिसमें यहाँ पर आप लोगों का जो एक नई सब्सटेंस नहीं बनता, यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेकिंग ऑफ केक, केक को जब आप बेक करोगे तो ये तो केमिकल चेंज है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। कुकिंग ऑफ फूड भी आपका केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है, तो ये कट गया। और नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध से दही जमाना, ये भी केमिकल चेंज है। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन सही बैठेगा वो आपको फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को एवरेज स्पीड, औसत चाल का यहाँ पे दे रखा है, जिसमें बोल रखा है रेवा जो है एक कार चला के अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रही है जो कि 22 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो शुरुआत में 10 मिनट जो है 48 किलोमीटर पर हार की स्पीड से गमन करती है। तो अगर हम यहाँ पे शुरुआत की बात करें तो हमें ये देखना है कि 10 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब पूरी दूरी कितनी है? ये है 22 किलोमीटर की, और उसमें से 10 मिनट ये ट्रैवल कर चुकी है, वो भी कितने की स्पीड से? 48 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हम लोगों को सबसे बेसिक पता है। स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे 48, डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो मैंने यहाँ पे x ले लिया, और टाइम कितना है 10 मिनट, और मिनट को हम अगर घंटों में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमें 60 से डिवाइड भी करना होगा। तो x को आप यहीं पे रहने दीजिए। अगर ये चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट होती हैं तो 48 के साथ यहाँ पे चला जाएगा 10 और नीचे चला जाएगा 60, और अगर आप इसे कैंसिल आउट करो तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 8 किलोमीटर, यानी कि शुरुआत के 10 मिनट में ही उसने 8 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर ली है। तो इस चीज़ को x यहाँ पे 8 किलोमीटर है, यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि शुरुआत के 10 मिनट इतना वो ट्रैवल कर लिया। आगे क्या बोल रखा है? शी स्टॉप फॉर 15 मिनट एट अ मार्केट टू बाई सम आइटम, यानी कि वो 15 मिनट के लिए मार्केट में रुकती है ताकि वो कुछ सामान खरीद ले, और उसके बाद वो क्या कर रही है? उसके बाद वो
यहाँ पे आगे की जो जर्नी है वो 56 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रही है। अब हमें इतना तो पता है कि वो कितने किलोमीटर जा चुकी है, तो आप कहेंगे कि वो 8 किलोमीटर जा चुकी है। और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल दूरी है यहाँ पे 22 किलोमीटर। तो अगर हम 22 में से 8 किलोमीटर को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर। यानी कि आगे मार्केट से सामान लेने के बाद आगे जब वो 56 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रही है तो कितना उसे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 14 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 10 मिनट में उसने यहाँ पे जो 8 किलोमीटर है उसको ट्रैवल कर लिया। तो हम जरा देखते हैं कि अब जब वो 56 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा होगा। तो वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस बार इसकी स्पीड कितनी, इस बार इसकी स्पीड है 56। डिस्टेंस कितना है, 22 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 14। और टाइम आपको यहाँ पे निकालना है क्योंकि वो 3 स्लॉट में गई। पहले वो 10 मिनट के अंदर उसने जितना ट्रैवल किया, उसके बाद 15 मिनट वो यहाँ पर रुकी, किसके लिए, मार्केट में सामान लेने के लिए। और ये लास्ट वाला हम निकाल रहे हैं, ये जो टी है ये लास्ट वाला हम निकाल रहे हैं। तो टी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 ऊपर 56 नीचे, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 3 अलग अलग टाइम स्लॉट यहाँ पे देखने हैं। पहले 10 मिनट उसने ट्रैवल किया, फिर 15 मिनट रुकी, और आखिर का जो टाइम है वो कितना है, 1/4 घंटा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पे औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालने के लिए इतनी मेहनत क्यों, एवरेज स्पीड निकालने के लिए इतनी मेहनत इसलिए क्योंकि हमें चाहिए होता है टोटल डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे 22 किलोमीटर पहले से दे रखा है। नीचे चाहिए होता है टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए इतनी मेहनत थी। शुरुआत में कितना टाइम था, 10 मिनट का, तो इसे हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से आप डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद मार्केट से सामान कितने में ले रही थी, वो 15 मिनट में, तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आखिरी का टाइम कितना था, 1/4 घंटा, तो 1/4 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम यहाँ पे लेना है, या फिर एलसीएम लेने से पहले जो चीज़ें आपकी कट रही हैं उस चीज़ों को आप यहाँ पे काट सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे 1/6, 1/4, 1/4। इनका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 12। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए शॉर्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पर भी आ जाएगा 3। तो देखिए ये जो 12 है ये तो आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, 22 के साथ 12 चला गया, नीचे आ जाएगा यहाँ पे 8। जो चीज़ें आपके यहाँ कैंसिल हो रही हैं उन चीज़ों को आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 33 किलोमीटर पर हार। इस तरीके के एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में कई बारी पूछे गए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ये तैयार करने हैं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, यानी कि चौक और पानी के मिश्रण को सेपरेट करने के लिए इनमें से क्या सही नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों को पहला ऑप्शन दे रखा है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके आप चौक और वाटर को अलग कर सकते हो। डिकेंटेशन से हम दो इमिसिबल लिक्विड यानी कि जो चीज़ें मिक्स नहीं होती उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा सेडिमेंटेशन से अवसाद से नीचे जो है अवसाद बैठ जाएगा, चौक नीचे बैठ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन जो है यहाँ पर चौक और वाटर के लिए सही नहीं बैठेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि सब्लिमेशन में क्या होता है कि सीधा आपका सॉलिड से या तो गैस या गैस से सॉलिड बनती है चीज़ें, तो ये प्रोसेस यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट अबाउट द फिनोमिना ऑफ शेडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो छाया बनने की अभिक्रिया है उससे संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से सही होंगे या क्या गलत होंगे। तो यहाँ पर आपको ए में क्या बोल रखा है कि जो साइज ऑफ शेडो होता है, जो यहाँ पे जो छाया बनती है उसका जो साइज होगा वो डिस्टेंस, सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर निर्भर करती है। तो कहीं ना कहीं शेडो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी वो इस चीज़ पर निर्भर करती है, तो ये यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि पोजीशन ऑफ शेडो डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जहाँ से लाइट आएगी उसी तरफ से आपकी शेडो बनेगी, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा सी में यहाँ पे बोल रखा है कलर ऑफ शेडो, शेडो का तो कोई कलर होता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो आप वैसे ही काट लीजिए।
इसके अलावा नेक्स्ट में है शेडो फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन सेम कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट से आप सेम कॉन्सेप्ट से नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि इमेज में आपका यहाँ पे कलर इमेज भी आपकी बन सकती है, बट शेडो जो है ब्लैक कलर से ही बनेगा और ओपेक ऑब्जेक्ट से आपका बनता है। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा ए और बी स्टेटमेंट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, जो कि सॉइल चैप्टर से हम लोगों से पूछ रखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। हम लोगों को अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है और हम लोगों को ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले जो सेशन लिए थे उसमें सैंडी, क्लेई और लूमी सॉइल के बारे में आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस किया था। जो क्लेई सॉइल होता है उसके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, उसके बाद लूमी के, और उसके बाद यहाँ पे जो सैंडी सॉइल होते हैं उसके पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ हमें पर्कुलेशन रेट पूछ रखा है, तो यहाँ पर देखिए क्लेई सॉइल यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है लूमी सॉइल। क्लेई सॉइल का पर्कुलेशन रेट जो होगा लूमी सॉइल से कम होता है, ना कि ज़्यादा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लूमी सॉइल इज़ हायर देन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के पार्टिकल बड़े होते हैं तो लूमी सॉइल से ज़्यादा पर्कुलेशन रेट होगा, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि पर्कुलेशन रेट क्लेई सॉइल का सबसे कम होता है, सैंडी सॉइल का सबसे ज़्यादा। साइज़ के आधार पर इस हिसाब से इस क्वेश्चन का डी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही होगा कि सैंडी सॉइल, क्योंकि पार्टिकल के साइज बड़े हैं, इस तरीके से याद रखिए। क्लेई सॉइल के सबसे छोटे पार्टिकल, फिर लूमी के और उसके बाद यहाँ पे सैंडी के सबसे बड़े होते हैं, इसीलिए उनका पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। इस क्वेश्चन का डी जो स्टेटमेंट है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि एक एक्स विटामिन है जो कि फैट सॉल्युबल है, जो हमारी स्किन और आईज को हेल्दी करता है, वो है आपका विटामिन ए। इस हिसाब से बाकी स्टेटमेंट आप काट लीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे बोल रखा है कि इनमें से कौन सा फूड जो होगा इस विटामिन के लिए रिच होगा, तो यहाँ पर सिट्रस फ्रूट जो होता है विटामिन सी के लिए होता है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है विटामिन ए और येलो फ्रूट जो हैं ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ पर जो 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन आ गए वो साइंस की पेडागोजी के क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों को पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा नेचर ऑफ साइंस को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में है साइंस इज अबाउट एप्रिशिएशन ऑफ नेचर, यानी कि विज्ञान के सराहना के बारे में हम लोगों को बोल रखा है, विज्ञान की सराहना होनी चाहिए। एप्रिशिएशन कहीं ना कहीं है बट बेस्ट तरीके से ये डिस्क्राइब नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पे साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में बोल रखा है कि इसमें हम व्यक्तित्व यानी कि इंडिविजुअल जो है एक तरीके से व्यक्तित्व खोज की बात करते हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल के साथ साथ हम ग्रुप कोलैबोरेशन की भी बात करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब नहीं करेगा। साइंस इज वैल्यू फ्री, साइंस जो है वो यहाँ पे मूल्य मुक्त है, यहाँ पे गलत है, वैल्यू फ्री नहीं है। या इसके अलावा अगले ऑप्शन में है कि विज्ञान जो है एक सामाजिक प्रयास है। अब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसे हम सोसाइटी से लिंक करने की बात करते हैं, और बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब यहाँ पे साइंस जो है सोशल नेचर का है। मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी आप लोगों के साथ साइंस पेडागोजी का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नेचर ऑफ साइंस के लिए सही है, तो सोशल नेचर होता है साइंस का, विज्ञान का। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ हिस्टोरिकल वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम, हिस्टोरिकल वैलिड साइंस करिकुलम। इसके साथ साथ क्योंकि हम हिस्ट्री शब्द की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि टाइम के साथ साइंस किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन में बोल रखा है। बाकी सभी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं बट कभी भी हिस्टोरिकल वैलिडिटी यानी कि ऐतिहासिक रूप से वैध चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग टाइम ट्रैवल देख रहे हैं कि साइंस का किस तरीके से टाइम ट्रैवल हुआ है, विज्ञान में किस तरीके से आपका परिवर्तन आया समय के साथ, तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 53 हम लोगों के सामने है। इसके अंदर हम लोगों से पूछ रखा है
कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, देखिए मैंने इससे पहले वाले सेशन में भी आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर की थी कि एनसीएफ का क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जाता है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि पैडागॉगिक प्रैक्टिस रिकमेंडेड एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास है, तो आपको बताना है कि अपर प्राइमरी लेवल पे पेडागोजिकल प्रैक्टिस के लिए क्या रेकमेंड किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन सबसे बढ़िया होता है। ये यहाँ पे अपर प्राइमरी लेवल में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक यहाँ पे इनोवेशन, इसके अलावा दूसरों की थॉट यहाँ पे लेना, ये सब चीज़ें ये पता चलता है बच्चों को। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बच्चे को एक तरीके से डिज़ाइन मिलता है, एक रूपरेखा मिलती है एक जांच के लिए कि उन्हें किस तरीके से चीज़ें तैयार करनी चाहिए, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा वेरिफिकेशन ऑफ थियोरेटिकल एप्लीकेशन, तो ये यहाँ पे इतना अप्रोप्रिएट नहीं बैठेगा। अब यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो होगा ए और बी, जो कि सी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का सी जो स्टेटमेंट है ये सही आंसर है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 अगर हम डिस्कस करें, इसके अंदर बोल रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस आइडेंटिफाई वन दैट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉल्स है? तो साइंस के आइडिया टेंटेटिव होते हैं, अस्थायी होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये सही है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। और ऐसे ऑप्शन जिसमें मैंने कहा था ओनली होगा वो नेगेटिव सेंस में जाएगा, और क्योंकि आपको फॉल्स ऑप्शन ढूंढना था तो इस क्वेश्चन का तो यही यहाँ करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस तो इस तरीके से आप टैग वर्ड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे है। इसके अंदर ये पूछ रखा है कि आशु को एक इंडिविजुअल टास्क दिया गया जिसमें उसे कम से कम अपने 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापना है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है। तो इस टास्क की हेल्प से हम कौन से यहाँ पे इंडिकेटर्स जो हैं, कौन से संकेतक जो हैं वो यहाँ पे एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए जब वो 5 बच्चों के शरीर के तापमान को मापेगा तो उसको शरीर के तापमान का पता चलेगा कि ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी ऑप्शन भी सही हैं, बट हम एग्जैक्टली उसे ये समझाना चाह रहे हैं कि इंसान के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे उसे मिलेगी। यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलेगा कि हर व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो एक नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में है तो। बाकी चीज़ें सही हैं, बाकी चीज़ें तो उसे अलग तरीके से समझाई जा सकती हैं, बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट उसे समझ में आएगा वो यह आएगा कि हर व्यक्ति के जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने है। अ साइंस टीचर विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क वुड बी इन आर्ग्यूमेंट टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि एक रचनावादी विचारधारा के तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी के साथ सहमत होगा। तो आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है। तो देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की जो टीचर होंगी, यानी कि इस तरीके की विचारधारा रखने वाली जो शिक्षक होंगी, वो चाहेंगे कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से, या फिर हम कहें कि बच्चा जो है कुछ करके सीखे, इस तरीके की थॉट उनकी रहती है। अब पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, लर्नर इंट्यूटिव आइडियाज ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड विद साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि लर्नर्स के जो इंट्यूटिव आइडियाज होंगी वो हमेशा साइंटिफिक नॉलेज को ही कॉरेस्पॉन्ड करेंगी। अब देखिए इस ऑप्शन में ये जो ऑलवेज शब्द है, इससे कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नकारात्मक चला गया, क्योंकि देखिए बच्चों के भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं और कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पहले से ही वो स्कूल आने से पहले से सीख के आते हैं, और वो हमेशा किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को ही कॉरस्पॉन्ड करेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो कभी भी ऐसे ऑप्शन जो कि आपका पूरे तरीके से एक ही चीज़ बोल रहा हो, वो आपका नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो इस ऑप्शन को आप स्टार मार्क करिए। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि लर्नर्स जो होंगे वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आ सकते हैं, यानी कि विभिन्न पृष्ठभूमि से आ सकते हैं और उनके बिलीव अलग हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं सही है, और इस चीज़ को भी यहाँ पे टीचर बिलीव करेगी। इसके अलावा लर्नर्स के आइडिया, यानी कि जो विद्यार्थियों के विचार होंगे वो भी कक्षा कक्ष में महत्व रखेंगे, उनका इम्पोर्टेंस होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा लर्नर्स आइडिया आर रेजिस्टेंट टू चेंज एनी कन्वर्जनल टीचिंग लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है कि लर्नर के जो आइडियाज़ होंगे एक तरीके से चेंज लेके आएंगे यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन है, उसके अंदर क्या बोल रखा है कि लर्नर के आइडियाज़ जो होते हैं वे यहाँ पे रजिस्ट हो जाते हैं अगर एक कन्वर्जनल टीचिंग लर्निंग यहाँ पे
क्लासरूम हो, यानी कि एक परंपरागत सेक्शन अधिगम अगर चल रहा हो, तो इससे क्या होगा, इससे जो विद्यार्थी के जो विचार होंगे वो कहीं न कहीं एक जगह पे रजिस्ट हो सकते हैं। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर आप कन्वेंशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं, अगर आप पारंपरिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर उसको मॉडिफ़िकेशन या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से बच्चा चीज़ें नहीं सीख पाएगा। हम लोगों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट वाला ऑप्शन ढूँढना था, तो यहाँ जो ए ऑप्शन है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अभी हम 2 और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है? इस क्वेश्चन में बोल रखा है, टू मेक अवर योर साइंस क्लासरूम मोर जेंडर इंक्लूसिव यू मे डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि अपने विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको, मतलब इनमें से कुछ इसको छोड़कर इन सभी को करोगे। तो किसको आप छोड़ोगे, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे है रूढ़िवादिता, यानी कि जो स्टीरियोटाइप है, रूढ़ियों को यहाँ पे चुनौती देना। तो कहीं न कहीं अगर हम चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को देखना है। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्टिंग एक्टिविटी दैट एम्पैथाइजेस को ऑपरेशन एंड केयरिंग। अब देखिए, अगर आप ऐसी एक्टिविटी चूज करते हो जिसमें कोऑपरेशन, यानी कि लड़का लड़की साथ में काम कर रहे हैं, तो इससे बच्चे चीजें सीखेंगे, तो ये भी पॉजिटिव है। आपको एक्सेप्ट वाला ढूंढना है, मतलब इसको छोड़कर आप बाकी चीजें करोगे, तो बाकी चीजें तो आप कर ही रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है, टीचिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि जो लैंगिक असमानताएं होती है उसको पहचानने का संकेत बच्चे को सिखाना है। ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाना चाहोगे, यानी कि एनकरेज करोगे लड़कियों को कि आप ज़्यादा compete करो लड़कों से, तो इससे यहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप कम नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लड़कियों को लड़कों से कम बोल रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है, और आपको ऐसे ही ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना था। इस क्वेश्चन का डी जो ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। एक टीचर है जो कि अपनी क्लासरूम में आधा केजी फ्लोर लेके आती है, यानी कि आधा किलो ये आटा लेके आ रही है, और उसके अलावा कुछ गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म पानी, चीनी और ईस्ट यहाँ पे लेके आ रही है। अब ये सारी चीज़ें वो खरीद के लेके आई, और इसके बाद यहाँ पे एंड आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट आर डाइवर्जेंट। अब देखिए, सबसे पहले अब सारी शब्द का मतलब, आपको डाइवर्जेंट शब्द का मतलब पता होना चाहिए। अब सारी जो शब्द है उसका मतलब क्या है, कि एक अगर आप कोई क्लू या हिंट दो, तो उसका मल्टीपल आंसर आपको मिलना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें डाइवर्जेंट होती है। और कन्वर्जेंट क्या होती है? कन्वर्जन मतलब जिसका एक फिक्स आंसर हो, वो कन्वर्जन की तरफ है। तो डाइवर्जेंट अप्रोच आपको कहाँ से मिलेगा? तो कुछ क्वेश्चन जो टीचर ने पूछे उनको जरा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डू विद ऑल दिस? अगर एक टीचर जो है इतनी सारी चीज़ें बच्चों के सामने ला के रख देगी और बच्चों से पूछेगी कि आपको क्या लगता है कि हम इनके साथ क्या क्या करने वाले हैं, तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। तो डाइवर्जेंट आंसर ए वाले ऑप्शन में तो मिल जाएगा। इसके अलावा अगला है, विल शुगर डिजॉल्व इजीली इन वार्म वाटर? अगर टीचर ये पूछे कि क्या गर्म पानी में जो चीनी है आसानी से घुल जाता है, तो बच्चों के आंसर भी इसमें अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलेगा घुल जाएगा, कोई बोलेगा नहीं घुलेगा। तो अलग अलग तरीके के आंसर इसमें भी मिल सकते हैं, तो बी ऑप्शन भी होगा। अब अगला है, विल यीस्ट डिजॉल्व इन वाटर? अब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो यहाँ पे खमीर है, ये पानी में घुलता है या नहीं घुलता, तो इसका आंसर यस या नो में होगा। तो या तो कोई यस बोलेगा या तो कोई नो बोलेगा, इसका आंसर फिक्स है। तो ये आपका डाइवर्जेंट क्वेश्चन नहीं होगा। इसके अलावा अगला है, नेम सम ऑफ द ईडेबल दैट आर बेक्ड? अब यहाँ पे पूछ रखा है जिसको हम बेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों को एग्जैक्ट आंसर पता होगा कि ये चीज़ें बेक कर सकते हैं, या रट के आंसर दे सकता है। तो डाइवर्जेंट वाले में रट के आंसर नहीं दिया जा सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो डाइवर्जेंट आंसर कहाँ मिलेगा? ए और बी स्टेटमेंट में मिलेगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है? यहाँ पे आपको बोल रखा है, द एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप
ओवर यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। जब आप कोई शैक्षणिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की तुलना में कोई क्षेत्र भ्रमण कराते हो तो इसका क्या लाभ होता है? तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, इट इन्वॉल्व ऑल सेंसेस। यस, बिल्कुल सही है। इसमें सभी तरीके की इंद्रियां शामिल होती हैं, वो देख के, वो सुन के, वो फील करके उन चीज़ों को समझता है। इसके अलावा यहाँ पे इट कैन कैटर टू लार्ज ग्रुप, मतलब इसमें लार्ज ग्रुप को भी हम समझा सकते हैं। यहाँ पर आप फील्ड ट्रिप में बच्चों को ले जाइए, एक बड़े से ग्रुप में आप उसे अच्छे तरीके से डिवाइड करा के करा सकते हो। अगला है इट कैन बी अरेंज ईजिली एंड क्विकली। ईजिली और क्विकली तो जो ट्रिप है वो आपका अरेंज नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इट गिव इंडिविजुअल अटेंशन। अब देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे अटेंशन नहीं होता, इसमें भी ग्रुप अटेंशन होता है, क्योंकि ट्रिप में एक या दो बच्चे नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ जो करेक्ट होगा वो होगा पहला ऑप्शन, जो कि ए और बी यहाँ पे बोल रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ योर लेसन प्लानिंग यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे इससे पहले वाले सेशन में, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे सीक्वेंस आप लोगों को डिस्कस किया था, और उसी अप्रोच से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा। और मैं उम्मीद करूँगी कि ये सेशंस और जो कंटेंट वाला सेशन है आप लोग देख रहे हैं, ताकि आप लोगों का साइंस में एक स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा मैथ्स के भी इसी तरीके के सेशन आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस में यहाँ पे हेल्प हो। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।